हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें जो हमारा पूरा सिलेबस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 5 चैप्टर हैं वो सारे केमिस्ट्री रिलेटेड हैं। उसके बाद फिर बायो के चैप्टर्स रहेंगे और लास्ट में फिजिक्स के। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। है ना, हमको कुछ सिचुएशन दी गई है, उसको हमको देख के उसके बारे में सोचना है कि वो किस टाइप की है। जैसे यहाँ दिया गया मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। एन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। जब हम मिल्क को नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर समर्स में रखेंगे तो मिल्क के साथ क्या होगा, आयरन तवा पेन या जो लोहे की कील होती है वो जब हमारे ह्यूमिड मतलब जो नमी वाला वातावरण होता है उससे अगर रिएक्शन करेगी तो उसमें क्या केमिकल रिएक्शन होगी। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जब फर्मेंटेड हो जाते हैं तो उनमें क्या हम उसके अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन देखेंगे। फूड इज कुक्ड। जब हम खाना बना रहे होते हैं तो क्या होता है, फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। जब खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तब क्या होता है, वी रेस्पायर। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब। तो ये यहाँ जितनी भी तब क्या होता है, तब केमिकल रिएक्शंस होती है। ये यहाँ पर हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं ये सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। दूध का फटना, आयरन या फिर लोहे का जो हमारा तवा है या पेन है या कील है वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में उस पर थोड़ी सी एक लेयर बन जाती है जिसको हम कोरोजन कह सकते हैं ना, जंग लगना। जब हम फूड बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर एक केमिकल रिएक्शन कर रही होती है। जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एसिड वगैरह सिक्रेट होकर खाने को डाइजेस्ट करते हैं। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, हमारी रेस्पिरेशन की 2 प्रोसेस होती है, एक ब्रीथिंग होती है और एक रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट रखती है। जैसे अगर हम ब्रीथिंग की बात करेंगे, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो बाहर से जब हम एयर को अपने अंदर इन्वॉल्व कर रहे होते हैं तो वो ब्रीथिंग है। मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर कर रहे हैं, ये ब्रीथिंग हो सकती है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो हमारी बॉडी में हमने जो खाना खाया है उस फूड को ऑक्सीडाइज्ड कर रही है। और फूड को ऑक्सीडाइज करने के बाद हमारी पूरी बॉडी में वो हर एक सेल में ऑक्सीजन के रूप में पहुंच रही है, तो उसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग डिफरेंट होते हैं। एक माइनर सा डिफरेंट उनमें होता है, गैसेस का एक्सचेंज जो है वो ब्रीथिंग है और गैसेस अंदर जाके क्या रिएक्शन दे रही है वो रेस्पिरेशन है। In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes. हमने जितनी भी सिचुएशन ऊपर पढ़ी है वो सारी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करती है। जब हम लास्ट क्लास की बात करते हैं, क्लास 9th की प्रीवियस की, तो उसमें क्या होता है, हमने केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस पढ़ के आए हम। तो यहाँ यही कह रहा है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं हम। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. केमिकल चेंज जब होगा तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। हमको पता है केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शन होगी और उसके कारण ही हमको पता चलेगा कि केमिकल चेंजेस हैं। तो यहाँ पर हम केमिकल और फिजिकल चेंजेस को कैसे समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है। हम जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें आपको ये जो अलग से चीज़ें बता रही हूँ इसको आप नोट करें, है ना, नोट्स बनाएं अपने, क्योंकि ये सब डेफिनेशन से जैसे फिजिकल, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, इनकी डेफिनेशन मैं आपको अलग से बता रही हूँ। तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें ताकि आपको स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं तो उनके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। जिन चेंजेस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है दैट इज़ अ फिजिकल चेंजेस। एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जाम्पल है, केमिकल या फिजिकल। इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहते हैं। तो जो हमारा बर्निंग ऑफ कैंडल है वो हमारे केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। और जब हम कैंडल को जला रहे होते हैं तो जो वैक्स होता है, जो मोम होता है वो पिघलता है। तो जो मोम पिघल रहा है वो फिजिकल चेंजेस है। इस दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर रखना है कि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा,
वो फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। और अगर आपसे बर्निंग ऑफ कैंडल, दोनों एक ही बात कर रहे हैं हम, पर दोनों का वे अलग अलग है। अगर हम बर्निंग ऑफ कैंडल की बात कर रहे हैं मतलब हमारी कैंडल का जलना, तो वो हो जाता है केमिकल चेंजेस। लेकिन उसी में अगर हम ये कह रहे हैं कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फिजिकल चेंजेस। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंजेस एंड बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के हमने यहाँ लिखी है, यहाँ मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दे दिया है बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना, यहाँ लिखा हुआ है केमिकल चेंजेस बर्निंग ऑफ कैंडल। एक सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, लाइक बनाना, है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब आपके घर पे लाए जाते हैं तो वो 1 या 2 दिन में वो उनका कलर चेंज होने लगता है, उनके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट बनने लगते हैं। तो उसके अंदर भी वो बनाना जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन कर रहा है। एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है, एयर है, वो उसके साथ रिएक्शन दे रहा है और उसके कारण वो उसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा पक जाता है या स्पॉइल होने लगता है। तो वो भी हमारा फिजिकली अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है वो हमारे केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है और बर्निंग ऑफ कैंडल भी हमारे केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। डेफिनेशन जो होती है केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है वो सारे चेंजेस केमिकल चेंजेस है। जहाँ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है उसको हमने फिजिकल चेंजेस कहा। जहाँ केमिकल चेंजेस रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उसको हम केमिकल चेंजेस कहेंगे। केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल क्या हो जाए, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस ऑफ इंटरएक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू केमिकल्स, है ना। आप रिपीट कर रही हूँ मैं, द प्रोसेस ऑफ इंटरएक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। जब हमारे केमिकल इंटर रिएक्शन कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कोई प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं, अभिक्रिया कर रहे होते हैं, उनसे जो नए केमिकल बन जाते हैं, नया प्रोडक्ट बन जाता है, उस पूरी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, बर्निंग ऑफ कैंडल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे रीड करेंगे। केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिया गया है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब हमारी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर नंबर में, तो वो क्या बनाती है? वाटर बनाती है। जैसे यहाँ पर हमारे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाती है? H2O। अभी यहाँ पर मैंने 2H2O लिया हुआ है क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, हमको बैलेंस इक्वेशन देना जरूरी है। बैलेंस इक्वेशन मीन्स इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वही आपके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के साथ 2 लिया है ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। तो हमारा अभी तो हम केवल एग्जाम्पल पर ध्यान दें। केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हो गया? हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है। जैसे यहाँ एक एक्टिविटी भी दी गई है, उस एक्टिविटी के थ्रू हम देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन बताई गई है। एक्टिविटी आपको टीचर असिस्टेंस की प्रेजेंट में ही करना है क्योंकि ये हमारे लिए केमिकल रिएक्शन हम जितने भी करवा रहे होते हैं, केमिकली प्रैक्टिकल हम जितने भी करवा रहे होते हैं, वो हमें बहुत केयरफुली करना होते हैं क्योंकि उसमें हमारे साथ कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें। क्या दिया गया है? क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, 3 से 4 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए, उसको सैंड पेपर से आपको क्लीन कर देना है। होल्ड विथ अ पेयर ऑफ टोंग, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप ऑफ बर्नर एंड कलेक्ट द एश फ्रॉम इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन डायग्राम, है ना। जिस डायग्राम में 1.1 में आपको शो किया गया है उस टाइप से आपको पूरा करना है। एक लैंप लेना है और टोंग, आपके पास एक फोर्सेप टाइप टोंग मतलब एक जो चिमटा होता है जिससे आप आपके मैग्नीशियम रिबन को पकड़ कर रखेंगे। तो इसको यहाँ पर टोंग लिया हमने, उससे हमने हमारे मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा, एक स्पिरिट लैंप की सहायता से उसको जलाकर और उस रिबन को जला लिया। नीचे हमने वॉच ग्लास रखा था, जितना भी वो जलकर और उसकी जो ऐश गिरी वो सारी यहाँ इकट्ठी हो गई। तो यहाँ क्या हुआ? हमारे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, है ना। जब भी हमारे यहाँ पर आग लगाई थी हमने स्पिरिट जलाकर, तो यहाँ पर क्या हुआ? एयर के थ्रू उसका बर्निंग स्टार्ट हुआ और उसके कारण क्या हुआ? यहाँ पर ये पूरी तरीके से ऐश में चेंज हो गया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जो हमें पीछे इक्वेशन में भी एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, you must have observed that magnesium ribbon burn with a
डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना स्टार्ट किया, डेजलिंग वाइट फ्लेम उसके अंदर मतलब एकदम चमकीली फ्लेम, वाइट कलर की फ्लेम उसके अंदर निकलने लगी और वो थोड़ी देर में वाइट पाउडर में चेंज हो गया। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर बनाया जिसको हमने ऐश कहा था उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। किसके कारण हो पाया? मैग्नीशियम रिबन तो हमारे पास था ही सही, और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उन दोनों की रिएक्शन हो गई और उससे हमारा जो पाउडर बना हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में बनेगा। यहाँ आपको रिएक्शन दी भी गई है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड। From the above three activity, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction hasn't take place। यहाँ पर एक्टिविटी 1.3 और 1.2 भी दी गई है। तो यहाँ पर हम जब आगे स्टडी करेंगे, यहाँ पर हमारी पूरी एक्टिविटी जो दी गई थी उसका पूरा थ्योरी यहाँ दिया गया है, तो उसमें हम समझेंगे। तो यहाँ उन्होंने यही कह दिया है कि ऊपर हमारी 3 एक्टिविटी दी गई थी, उन 3 एक्टिविटी के थ्रू हमें क्या पता चला कि हमारी केमिकल रिएक्शन किस किस को शो करती है। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होगा मीन्स केमिकल रिएक्शन हुआ है। कलर में चेंज होगा मीन्स केमिकल रिएक्शन हुआ है। किसी भी टाइप की गैस निकलेगी मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, जो भी हमने रिएक्टेंट लिए थे, जिन भी केमिकल की हमने रिएक्शन करवाई थी, प्रोडक्ट बनने के बाद उन दोनों के टेम्परेचर में कोई डिफरेंट आ जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हमारी शो करती है कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction, their symbolic representation in the chapter। ये हमारा चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन होती कैसे हैं, किस किस केमिकल को किस अमाउंट में मिक्स करके नया प्रोडक्ट बनता है और उनमें मॉलिक्यूलर नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो यही बताया गया है कि किस तरीके से उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम दर्शाते हैं, वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मैंने आपको यही बता दी है डेफिनेशन के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ इंटर रिएक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू केमिकल या न्यू प्रोडक्ट। जब हमारे किसी 2 टाइप के केमिकल या मोर देन 2 टाइप के केमिकल की जब इंटर रिएक्शन हो रही होती है, वो दोनों एक दूसरे से जब अभिक्रिया करते हैं तो नया केमिकल बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है और इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन की भी डेफिनेशन हमने लिखी है। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction that involve the use of formula and symbol। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमारे मैग्नीशियम नाम है और ऑक्सीजन नाम है, तो मैग्नीशियम को हम शो कर रहे हैं Mg से और ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं O से, तो इसको कहा जाता है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमारे जो भी केमिकल का नाम है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक सिम्बॉल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन मतलब सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका? हमारे जो भी केमिकल की रिएक्शन कर रहे हैं उसका, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन में क्या क्या यूज़ होता है? द यूज़ ऑफ फॉर्मूला एंड सिम्बॉल। हमारे जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो केमिकल ले रहे हैं, उसका सिंबल या फिर उसका फॉर्मूला यूज़ करना हमारा कंपलसरी, तभी हम उसको केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। मैंने आपको जो भी डेफिनेशन बताई है आप उसे नोट करिए। तो केमिकल इक्वेशन भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो मैग्नीशियम रिबन की हमने एक्टिविटी देखी थी उसी के थ्रू बताया गया है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, तो जो केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। और दोनों रिएक्शन के बाद जो एक नया हमारा केमिकल बन गया, नया जो हमारा फॉर्म बना है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होंगे वो हमारे हमेशा LHS लेफ्ट हैंड साइड होंगे और प्रोडक्ट जो होंगे उनको RHS राइट हैंड साइड शो किया जाएगा। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड आर द रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। जब हमारे मैग्नीशियम ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया तो उसको हमने रिएक्टेंट कहा है, और इन दोनों ने रिएक्शन करके एक नया केमिकल बना दिया तो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट हमेशा LHS कहलाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा RHS होंगे। यहाँ आपको यही शो किया गया है कि LHS और RHS मतलब रिएक्टेंट LHS है एंड मैग्नीशियम प्रोडक्ट हमारे राइट हैंड साइड होंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी?
द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। हमारे जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम हैं वो हमारे केमिकल रिएक्शन हो रही है तब भी और केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी उनके नंबर ऑफ एटम में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन या फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन।